नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट में पेपर 2 में एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी ये फास्ट रिवीजन होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी हम 6 to 8 को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 एसएसटी में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सही आपको क्या करना है, 6 to 8 की एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि जब सही से आप पढ़ लेते हैं तो जो फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है आप वहाँ से कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे किताब से ही। ठीक है, तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए फास्ट रिवीजन करेंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि हरिशेर निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि हरिशेर किसका दरबारी कवि था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त का। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है आपका अभिलेख निम्नलिखित में से क्या किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है, या चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, या आपको समुद्रगुप्त के बारे में? तो ये इलाहाबाद का जो आपका है अशोक स्तंभ अभिलेख है, ये आपके समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखेंगे यहाँ पे कि हरिशेर द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं। ध्यान रखना है, यहाँ पर आपसे गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पर है कि उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को क्या है भी अपने राज्य में मिला लिया था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में मिलाया नहीं था, उनको वापस कर दिया था। ठीक है, तो आपसे गलत ही पूछा था, तो यही आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या है, ये सारे कथन को देख लेंगे क्योंकि मिलाने के लिए ऐसे ही पूछ दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा यानी समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। बाहरी राज्यों की ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उसके साथ भी किया था, ये भी सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट को आप देख लेंगे कौन सा सही है। ठीक है ना, पेपर में ऐसे ही पूछता है आपको है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे आप। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने या किनके द्वारा महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी, आपको बताना है। ठीक है, तो ये पहला है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा भी क्या महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा है समुद्रगुप्त है, तो ये भी सही है, क्योंकि समुद्रगुप्त भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय है। चौथा है कुमारगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या है आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहले दूसरे में क्या है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, और समुद्रगुप्त, ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार से प्रैक्टिस को करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी कि शकों को किसने परास्त किया था, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या शक विजेता कहा जाता है? उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके क्या किया था कि जो अंतिम जो शक शासक था रुद्र सिंह थर्ड था, इसको इन्होंने परास्त किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, देखेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कहा जा रहा है कि कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? तो आपको समुद्रगुप्त, अशोक या चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार विद्वानों से भरा हुआ था, यहाँ पर कवि कालिदास और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट भी उसके दरबार में रहते थे, यानी कि इनके साथ साथ कौन से आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये भी सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो कालिदास और ये आपके खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है यहाँ पर कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। देखिए बाणभट्ट के बारे में भी कहा जाता है ये किसके दरबारी कवि थे, तो कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त या विष्णुगुप्त या हर्षवर्धन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। यानी कि जो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी यानी कि जिसको हर्षचरित्र कहा जाता है ये लिखा था इन्होंने, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंशावली के बारे में पता चलता है। हर्ष ने लगभग क्या 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कि निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था, यानी कि हर्षवर्धन के काल में इनमें से कौन सा आया था। ठीक है, फायान आया था या वेनसांग आया था या मेगानेथिज या क्या है डियोनेसिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आया था। ठीक है, यानी जो वेनसांग है ये चीन का था, यानी चीनी तीर्थयात्री था वेनसांग। ये हर्ष के काल में भारत आया था। ठीक है, और वह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा था और उसने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत उन्होंने वर्णन भी किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि नर्मदा नदी, क्या कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश को किसने रोका था। ठीक है, पुलकेशिन फर्स्ट या पुलकेशिन सेकेंड या विक्रमादित्य फर्स्ट या विक्रमादित्य सेकेंड। तो ये पुलकेशियन सेकेंड ने रोका था। ठीक है, यानी मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उसने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब जो चालुक्य जो नरेश था पुलकेशियन द्वितीय उसने उसको रोक दिया। ये क्या चालुक्य नरेश था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए ये कौन था, चालुक्य नरेश था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। 10 क्या कह रहा है कि कांचीपुरम, ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे आप, कह रहा है कि कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो ये जो कांचीपुरम है ये राजधानी किसकी थी, ये आपकी क्या है पल्लवों की राजधानी थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का जो राज्य था कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों को लेकर क्या है कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे आप। ठीक है, चलिए और हाँ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी आपको बताना है। ठीक है, तो चालुक्यों की जो राजधानी थी ऐहोल थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चालुक्यों की राजधानी यानी कि चालुक्यों की जो पहली राजधानी थी ऐहोल थी, जो एक क्या प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी और धीरे धीरे यह एक क्या है धार्मिक केंद्र में बदल गई थी। ठीक है, और यहाँ पर कई मंदिर भी थे। चालुक्यों का जो राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था और यह क्षेत्र जो था रायचूर दोआब कहलाता है। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी क्या है बादामी स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि बादामी को वातापी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए बादामी वातापी दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 12 को। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबार यानी दरबारी कवि थे। तो रवि कीर्ति जो थे ये आपके पुलकेशिन सेकेंड के दरबारी कवि थे। ठीक है, पुलकेशिन जो द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था, उसने उसके बारे में जो रवि कीर्ति द्वारा रचित जो प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, इसमें उसकी जो 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा जाता है तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ठीक है, पहला कथन क्या कर रहा है कि पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे की सीमा को अतिक्रमण करते थे। दूसरा है कि पल्लवों और चालुक्यों को क्रमशः क्या चोलों तथा राष्ट्रकूटों ने क्या अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन सही होगा आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे। तो बिल्कुल सही है, बहुत सारे ऐसे पद थे जो आनुवंशिक होते थे। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। तो ये गलत है। ठीक है,
तीसरा कहा जा रहा है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। तो ये बिल्कुल सही है, कभी कभी एक ही व्यक्ति को कई कई पद दे दिया जाता था। ठीक है, तो इनमें से कौन से कथन आपको सही है बताना। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो पहला पहला और तीसरा सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, कभी कभी क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने के लिए दे दिया जाता था। जैसे हरिशेन जो है महादंडनायक और कुमार मात्य होने के साथ साथ क्या संधि विग्रहिक भी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 15 है सीरियल नंबर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कहा जा रहा है कि इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा कि इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा है कि राजा शासक दुर्बल होते थे, ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी अब आपको बताना कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए, यानी कि सभा कहा जा रहा है। सभा का मतलब इसमें दिया हुआ है कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। उर का मतलब दे रखा है यहाँ पर कि ग्राम सभा। नगरम का मतलब दे रखा है शिल्पकारों का संगठन। ठीक है, अब आपको क्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिलान पूछा कि क्या सही, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित जब देखेंगे आप यहाँ पर तो ये पहला हो जाएगा, यानी कि सभा मतलब क्या होता है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ठीक है, और तीसरा जब आप देखेंगे नगरम, यानी कि इसका मतलब होता है शिल्पकारों का एक संगठन है। ठीक है, और सेकंड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो पहला कथन आपका सही हो जाएगा, यानी कि सभा मतलब कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, ये सही है। और उर भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम सभा के सदस्यों को भी उर कहते थे। ठीक है, यानी कि भूस्वामी जो ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक या ग्राम सभा होती थी। ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा नगरम यानी कि शिल्पकारों का संगठन, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नगरम होता था यह शिल्पकारों का संगठन नहीं होता था, यह व्यापारियों का संगठन होता था। यह क्या है, व्यापारियों का संगठन होता था। इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे आप। ठीक है, तो आपका जो इसमें अब पहला में क्या सभा यानी कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन हो गया। दूसरा ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा किसको, उर को ग्राम सभा कहते थे। और तीसरा नगरम मतलब हो गया व्यापारियों का संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास का प्रसिद्ध नाटक था। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम था। और इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखते हैं। क्या कहा गया इसमें, ध्यान से देखेंगे आप कि कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कहा जा रहा है कि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कहा जा रहा है कि कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इन नाटक में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश जो ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये उल्टा हो गया, यानी कि ऑप्शन पहला कथन सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर पहला यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे आप कि इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या विचार करना है। पहला कहा जा रहा है कि पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि अपनी उत्पत्ति के 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैला। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा है यहाँ पर
क्या कहा जा रहा है कि अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित हैं, अब अपने साथ नए धर्म को भी ले आए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों के तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, आपको बताना। तो ये बहुत लोगों को पता है कि यह जो लौह स्तंभ कहाँ बना, दिल्ली में बना है, ये कुतुब मीनार के सामने बना हुआ। ठीक है, यानी महरौली का जो लौह स्तंभ है दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। और इसकी ऊंचाई कितने है, इसकी ऊंचाई आपके कितने हैं, 7.2 मीटर है। ठीक है, 7.2 मीटर है इसकी ऊंचाई लौह स्तंभ की। और वजन कितना है, वजन लगभग कितना है, 3 टन है। ठीक है, आप ध्यान देंगे इसका जो वजन है 3 टन है। ठीक है, 3 टन से लगभग ज़्यादा ही है। ठीक है, और इस पर जो खुदे अभिलेख, यानी इस पर खुदे हुए अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है। किसमें, जो महरौली का लौह स्तंभ है इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के शासक रहे होंगे। ठीक है, या थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, ध्यान से देखेंगे आप। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 कहा जा रहा है कि स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं पूछा, यानी कि आपको गलत बताना है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, बिल्कुल सही है। कभी कभी पेपर में आपसे यही पूछ देगा कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये इसका अर्थ होता है टीला। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है आपसे कि स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है, आपको ये बताना है। तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि गलत पूछा है तो ये गलत है, धातु मंजूषा नहीं कहा जाता है। यानी इसमें क्या कहा गया कि भाई जो सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके जो अनुयायी होते थे उनके शरीर के जो अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ है एक डिब्बे में रखे जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या है, धातु मंजूषा कहते थे। ठीक है, यानी कोई भी चीज़। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं सी वाले में क्या कहा जा रहा है कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ क्या, प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। तो ये भी सही है, यहाँ पर है प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। देखो यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई जो रेलिंग होती है उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको वेदिका कहते हैं यहाँ पर। तो ये भी सही है, लेकिन आपको गलत बताना था, तो गलत यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। और प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको है, तो सब चीज़ पढ़ लेना है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे कि पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या, मंडप होता था। तो ये बिल्कुल गलत है, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, क्योंकि मंदिरों का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता था वो मंडप ना होकर गर्भगृह होता था। ठीक है, क्या होता था, गर्भगृह होता था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। दूसरा कि मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती है, यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे। ठीक है, तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्योंकि जो ये जो स्थान होता था यहाँ पर पुरोहित क्या धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। तो गर्भगृह को क्या पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर क्या उसके ऊपर शिखाएँ बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते हैं। तो बिल्कुल ये सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको बताना कि इनमें से कौन से कथन सही आपके हैं। तो यहाँ पर केवल क्या, तो केवल यहाँ पर क्या तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कथन हो जाएगा आपका केवल तीसरा सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक बार सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी से किताबों से, तो ये आपके प्रैक्टिस करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको गलत बताना, सही नहीं बताना। ठीक है, चलिए पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, तो ये आपके सही है। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं
के बारे में कहानियाँ हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा कहा जा रहा है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं, बिल्कुल सही है। डी कहा जा रहा है कि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण को सुन सकते थे। ठीक है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, ध्यान रखना कि पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए थे, तो आपको गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दे रखा है। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इसी प्रकार से प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको नहीं बताना है। तो व्यास जी हैं, उग्रश्रवा जी हैं, लोमहर्ष जी हैं, आपको गलत बताना है। तो यहाँ पर क्या मंखक जो है ये नहीं थे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुराणों की संख्या कितनी है, ये 18, ये सबको पता होगा। ठीक है। परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि पहले पुराण एक ही था। ठीक है। उसी से अन्य पुराणों क्या है उत्पत्ति हुई है या निकले हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण पुराण के अनुसार जो वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया था, विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी थी। ठीक है। और उग्रश्रवा क्या लोमहर्ष के पुत्र थे, ये उग्रश्रवा जो क्या है लोमहर्ष के पुत्र थे। ठीक है। तो ये भी पुराण से संकलित थे। और मंखक जो थे, ये आपके मंखक जो थे ये कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे, ये कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे और इन्होंने श्रीकंठ रचित महाकाव्य तथा मंख कोश की रचना की थी। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना कि आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, आपको बताना है। ज्योतिष से संबंधित हैं, सही है। खगोल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। गणित से संबंधित है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। और आप सभी जानते हैं कि जो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। यह एक महान ज्योतिष भी थे। ठीक है। और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से ही होता है। ठीक है। और उन्होंने ग्रहण के बारे में भी क्या है वैज्ञानिक तर्क भी दिया था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या कहा जा रहा है कि शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है कि गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई, बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्योंकि यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और यह यूरोप में फैल गई, ये गलत है। ठीक है। क्योंकि जो दूसरा कथन है यहाँ पर है कि गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई बाद में अरब के द्वारा, तो ये गलत है। क्योंकि गिनती की यह पद्धति पहले क्या है अरबों के द्वारा की गई थी। ठीक है। पहले अरबों के द्वारा की गई थी, इसके बाद यूरोप में फैली थी। ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है आपके ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए ये पहला तीसरा आपके ऑप्शन बी में सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या कहा जा रहा है ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक है। कहा जा रहा है कि कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था या चीन में हुआ था या अरब में हुआ था या यूरोप में। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले कागज का जो आविष्कार ये कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो कागज का आविष्कार लगभग क्या 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया था। तो आपको देखो एक व्यक्ति था जिन्होंने आविष्कार किया था, उसका नाम क्या था, लून नाम का व्यक्ति, ये चीन का था। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीकी धीरे धीरे क्या है कोरिया तक पहुंची और इसके तुरंत बाद भी जापान तक भी फैल गई और धीरे धीरे क्या है ये अन्य जगहों पर भी फैल गई, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने क्या है एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार के प्रैक्टिस को देखने के लिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।